बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़े बड़ों को चूना लगा दिया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, और इस दफ़ा ऐसा लगता है कि ट्रंप को चूना लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसने इंडिया पे टैरिफ लगाया 25% का। और पाकिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी पाकिस्तान में तेल के बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं और यहाँ से हमने तेल निकालना है, और हम कंपनी फ़ाइनल कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी पाकिस्तान में जाके तेल निकालेगी, और हो सकता है कि मुस्तकबिल में इंडिया पाकिस्तान से तेल ख़रीद रहा होगा। अच्छा, इंडिया में तो लगा दिया 25% टैरिफ, और मोदी जो है उसकी ऐसी तैसी फेर के रख दी उनकी अपोजिशन ने तैयारे गिरने पे, डोनाल्ड ट्रंप के बार बार ये कहने पे कि आपके तैयारे गिर गए, डोनाल्ड ट्रंप के बार बार इंडिया को जलील करने पे और ये कहने पे कि मैंने जंगबंदी करवाई है, और ये अमेरिका के ये बताने पे कि इंडिया गया था जंगबंदी करवाने के लिए अमेरिका के पास मिन्नतें करने के लिए। तो इंडियन अपोजिशन ने धो के रख दिया मोदी को। मोदी ने वहाँ पे तकरीर की, लगभग 100 मिनट तक बोला वहाँ पे अपनी लोकसभा में, लेकिन वो अपोजिशन को मुतमिन नहीं कर सका। ना तैयारों का जिक्र किया, ना चाइना का जिक्र किया, और ना ये लड़ाई कैसे बंद हुई, सीज़ फायर कैसे हुआ, इस बारे में भी बात नहीं गई। मोदी बेचारा जो है ना वो बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है, और अब उसके पास निकलने का रास्ता एक ही है कि उसे कोई सेफ़ एग्ज़िट दी जाए या कोई सेफ़ रास्ता दिया जाए या फेस सेविंग दी जाए, और वो यही हो सकती है कि उसे किसी लड़ाई में कोई फतह मिल जाए। लिहाजा पाकिस्तान ने तो अभी धो दिया पकड़ के, ख़ासतौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने। लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा था, मैं वॉक कर रहा था उस वक्त, मेरे दिमाग में आ रही थी कि अभी जो सबसे आखिर में जो मुल्क जंग जीता है वो आज़रबाईजान है, जिसने बाकायदा एक मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा फतह करके उसको अपने मुल्क के अंदर शामिल किया है। लेकिन वहाँ पे कोई भी जर्नैल जो है वो फील्ड मार्शल नहीं बना, हालांकि वो बहुत बड़ी ज़मीन उन्होंने फतह की है। ईरान ने इसराइल की मिथ तोड़ के रख दी है, लेकिन फील्ड मार्शल कोई नहीं बना। इसराइल ने ईरान के एटमी असासों पे अटैक किया और बहुत नुकसान पहुंचाया, वहाँ पे भी फील्ड मार्शल कोई नहीं बना। कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई हुई है, वहाँ पे भी फील्ड मार्शल कोई नहीं बना। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है गुज़िश्ता 3 साल से, वहाँ पे भी कोई फील्ड मार्शल नहीं बना। अमेरिका ने दुनिया के अंदर जंगें कर करके तबाही फेर दी है, उधर भी फील्ड मार्शल नहीं बना। लेकिन पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब बगैर 1 इंच ज़मीन फतह किए फील्ड मार्शल बन गए। देखें ना, कश्मीर फतह होना भी बाकी है, या फ़लस्तीन को आज़ादी दिलाना, ये 2 चीज़ें हमें पाकिस्तान की हमेशा फ़ौज बताती रही है कि पाकिस्तानी वो फ़ौज है जो जाएगी और जाकर यरूशलेम को आज़ाद करवाएगी, ये हमें हमेशा बताया गया। दूसरा ये कहा गया कि श्रीनगर में जाएगी और जाके कश्मीर को आज़ाद करवाएगी और हिंदुस्तान के हुक्मरानों को जंजीरें डाल के ये पाकिस्तान में लेकर आएंगे, ये हमेशा पाकिस्तान की फ़ौज कहती थी। इनमें से कोई भी काम नहीं हुआ और आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बन गए। हालांकि चाइना की मदद से पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए थे, और ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक कारनामा है, लेकिन आर्मी चीफ इसमें फील्ड मार्शल बन गए। हालांकि कुछ हमारे टाउट ऐसे दोस्त हैं जो कह रहे थे कुछ 400 के करीब चौकियाँ मकबूजा कश्मीर में ये दावे कर रहे थे कि फ़तह कर ली हैं, और पाकिस्तानी फ़ौज बहुत अंदर तक कई किलोमीटर तक मकबूजा कश्मीर के इलाके फ़तह कर चुकी है। एक भी चौकी का विजिट अभी तक नहीं करवाया गया, 1 इंच ज़मीन भी पाकिस्तान ने हासिल नहीं की, लेकिन फील्ड मार्शल बन गए। बहरहाल चले, अच्छी बात है, एक ओहदा मिल गया, और ओहदा मुबारक। कौम ने ये भी देखना था, कौम ने ये भी देख लिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में तेल कहाँ से निकल आया। यानी पाकिस्तानियों को तो चूना लगता रहा 78 साल से, दुनिया को भी लगता रहा, अमेरिकन कई दफ़ा बेवकूफ़ बने। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में मिनरल हैं जो बहुत कीमती हैं, शायद बहुत सारी चीज़ें तेल से भी ज़्यादा कीमती हैं। बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारी धातें हैं, बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, मार्बल है, बड़ा दुनिया का आला क्वालिटी का, टॉप क्वालिटी का मार्बल है, जो बाजोड़ जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे तो मादनियात के भंडार है वज़ीरिस्तान में। तो ये तो हम मानते हैं कि ये है, लेकिन तेल पाकिस्तान में कहाँ निकला है इसके बारे में अभी मुझे हैरत है। और इतने बड़े ज़खायर हैं कि अमेरिकन कंपनियों को अब कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये अनाउंस कर रहा है, लगता है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने ट्रंप को भी चूना लगा दिया। यानी इस तेल के पीछे ये इराक गए थे, ईरान भी तेल बेचता है। पाकिस्तान में अगर तेल है तो अब तक निकल आना चाहिए था, लेकिन होगा, कोई ना कोई ज़खायर होंगे, लेकिन इतने बड़े ज़खायर के अमेरिकी सदर अनाउंस कर रहा है, ये ऐसा लगता है कि किसी ने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, एक बड़ा झटका आज पाकिस्तानी कौम को लगाने की कोशिश की जा सकती है। खबर यह है कि आज 31 जुलाई है, और कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के जो अपोजिशन लीडर हैं उनको आज सज़ा हो सकती है दहशतगर्दी की अदालत से, फैसलाबाद से।
और ये अकेले नहीं हैं, इसके अंदर कोई 8 MNAs हैं। उमर अयूब साहब बतौर अपोजिशन लीडर हैं, 8 MNAs हैं, उनके साथ कोई 6-7 MPAs हैं। फिर इसमें एक सेनेटर हैं जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, शिबली फराज साहब, उनका भी नाम है। फवाद चौधरी साहब भी इन्हीं केसेस के अंदर है, 3 मुकदमात हैं। कमल शोजब भी इन्हीं मुकदमात के अंदर है। तो ये 9 मई के मुकदमात हैं, इनमें कुछ 250 से ज़्यादा लोगों को आज के दिन में फैसला सुनाने जा रही है दहशतगर्दी की अदालत। और ये जनाब फैसला होगा कहाँ पे? ये फैसलाबाद में होगा। अच्छा, इसी के हवाले से एक खबर और है कि शिबली फराज ने भी लेटर लिखा और उमर अयूब ने भी लेटर लिखा। इन दोनों ने लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी को कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये किस तरह के मुकदमा चल रहे हैं, ना कोई सबूत ना कोई गवाही, झूठ चुताली, और बात कोई सुनता ही नहीं है जज। आधी आधी रात को ट्रायल चल रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी है सिस्टम को हमें जो है वो सजा देने की और उसके बाद नाअहल करके हमारी सीटों पे इलेक्शन करवाने की। तो इन्होंने बताया कि ये ज्यादती हो रही है, ट्रायल नहीं हो रहा। तो इस पे चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने उमर अयूब खान से रब्ता किया और 9 मई मुकदमात पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक ख़त का नोटिस लिया और उमर अयूब साहब से अब ये जो है मुलाकात करेंगे पेशावर में, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उमर अयूब साहब इस्लामाबाद में मुलाकात से उन्होंने गुरेज़ किया, वो वहाँ नहीं करना चाह रहे, लिहाजा पेशावर में एक मुलाकात होगी उमर अयूब साहब की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। तो क्या चीफ जस्टिस इंसाफ दे पाएंगे? तो मेरा सिंपल जवाब यह है कि टाइम को दुरवा सकते, इंसाफ नहीं दे सकते, क्योंकि जिस तरह वो आए हैं उनका आना ही एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जगह आके वो बैठ गए, फिर उनके पास इख्तियारात भी कोई नहीं है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, एक तो ये फैसले PTI के खिलाफ होते हैं और हुकूमत क्या कर रही है, एक्चुअली ये एस्टेब्लिशमेंट है जो कर रही है, ये पाकिस्तानियों को मायूस करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक टेस्ट मैच शुरू कर दिया है। पहले शायद इमरान खान को जल्दी होती थी या उनकी पार्टी को जल्दी होती थी कि इमरान खान को फौरी तौर पे बाहर निकाला जाए, ये वाला मामला किया जाए, यहाँ पे अपील की जाए, ये वाला मुकदमा लड़ा जाए, फलां एहतजाज को तेज़ किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब को अब जल्दी कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने अपने आप को बड़ी अच्छी तरह एडजस्ट कर लिया और कन्विंस कर लिया है कि मैं अब इस निज़ाम के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ूंगा। और एक टेस्ट मैच इमरान खान और मौजूदा पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान शुरू हो गया। अब ये जो टेस्ट मैच है, इसमें अभी तो 2 महीने का एक प्लान आया कि एहतजाज अभी शुरू होगा, 5 अगस्त को पीक पे जाएगा, उसके बाद फिर क्या क्या होगा, किस किस मरहले से गुजरेगा, ये पूरा एक कंप्रीहेंसिव प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। इनके लोग गिरफ्तार भी होंगे, लोग निकला करेंगे, एहतजाज किया करेंगे, ये निज़ाम नहीं चलेगा इस तरह। देखिए होता क्या है कि हुकूमत की कोशिश है किसी तरह निज़ाम चले। एक साहब गिरफ्तार होकर आए, वो इंटरव्यू दे रहे थे, यानी गिरफ्तार क्या हो गया है, लापता होकर ही आए, और वो बात कर रहे थे शाकिर अवान साहब के साथ। तो उन्होंने कहा जी देखिए, मुझे ये कहा गया कि अगर गलत लड़के लड़की की भी शादी हो जाए ना तो फिर भी वो रिश्ता निभाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, हम तो इनको हुकूमत दे चुके हैं, अब जो भी है टाइम तो गुजारना पड़ेगा। यानी इस तरह की बातें भी की जाती है। तो ये हुकूमत को अब धक्का लगा रही है एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन ये इसका बोझ कब तक उठाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ होना शुरू हो गए और इसका आगाज सहाफ़ियों की जानिब से हो गया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ी हैं वो PDM के ऊपर मलबा डालते हैं और जो PDM की जमातों के सहाफ़ी हैं वो एस्टेब्लिशमेंट में मलबा डालते हैं। ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है और इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने अब बाजू में उड़ना शुरू करने हैं PMLN और पीपल्स पार्टी के भी बहाने से। तो ये चीज़ें आप आने वाले दिनों में देखेंगे। देखिए इमरान खान साहब ने टेस्ट मैच की बुनियाद रख दी है क्योंकि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के पास मईशत चलाने का कोई प्लान नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क बन गया है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। कोई मुल्क से जाने वाले लोग जो हैं जिन्होंने अपने मुल्क को अलविदा किया, उनमें नंबर 1 पे पाकिस्तान है पूरी दुनिया में। आबादी में हम नंबर 1 नहीं है, बहुत नीचे हैं, लेकिन हम दुनिया में नंबर 1 है जो लोग मुल्क छोड़कर चले गए। और सर्वे करवा ले, हर आदमी मुल्क छोड़ना चाहता है, कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहा। तो अदम एतमाद है एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में और मार्केट जो है मकामी वो तबाह हो चुकी है, मुकम्मल तबाही का शिकार है। और इस एस्टेब्लिशमेंट के पास किसी किस्म का कोई भी माशी प्लान नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि जो एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए कुछ लोग हैं वो दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि जावेद लतीफ़ साहब ने कहा था कि एजेंसियों के कुछ लोगों ने इलेक्शनों में दिहाड़ियाँ लगवाईं और उन्होंने लोगों से पैसे ले लेकर सीटें बांटी है और जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनको सीटें नहीं दी गई। लिहाजा अब जो ज़िमनी इलेक्शन इतने बड़े पैमाने पर करवाने की तैयारी हो रही है, जो इतलात आ रही है पाकिस्तान से,
उनमें तो ये है कि लोग वोट डालेंगे इमरान खान साहब को, लेकिन उम्मीदवार जितवाया जाएगा वो जो पैसे भर के आएगा। और कीमत रख दी गई है जनाब, कौमी असम्बली की सीट और सूबाई असम्बली की सीट की ये कीमत है, इतना पैसा आप पहुंचा दें फलां बंदे को और उसके नतीजे में आपको फॉर्म 47 जारी करवा दिया जाएगा। तो यहां पे लोग अपनी जेबें और अपने अकाउंट्स भरेंगे, अपने जाली अकाउंट्स को भरेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये जो मर्जी कर ले अल्टीमेटली इनको शिकस्त होनी है। अभी जो अफसरान अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे भरते हैं ना कई लोग, ये हमेशा से पाकिस्तान में सिलसिला चलता है। अफसरान ने पैसे भरने बंद कर दिए, अब वो कोई पोस्टिंग और ट्रांसफर लेने को तैयार नहीं, काम ही रुका हुआ है। देखिए ना, अफसरान की जेबें भी तब भरती हैं जब कोई काम चल रहा हो। ब्यूरोक्रेसी की मुझे तब होती है जब मुल्क के अंदर मईशत का साइकिल चल रहा हो, फिर उनकी मौज होती है। अब मईशत का साइकिल चल नहीं रहा तो लोग अब ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी पैसा खर्च नहीं कर रहे। दो चार चीज़ें मुझे पता चली कि फलां पोस्ट के लिए फलां बंदा पैसे भरना चाह रहा था लेकिन उसने इनकार कर दिया, जी मैं नहीं। और लोगों को यह भी पता है कि हमें 3 साल के लिए तैनात किया जाएगा और पता चले कि दूसरे महीने पाकिस्तान में इनकलाब आ गया है या लोग गले पड़ गए एस्टेब्लिशमेंट के और सारा निज़ाम बदल गया, तो मैं 3 साल के पैसे भर के फौरी तौर पर फारिग हो जाऊं तो मेरे पैसे कौन भरेगा। तो ये इस तरह के मामला पाकिस्तान में एक बेयकीनी की सूरत हाल है जो चल रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने गुज़िश्ता 72 घंटे अगर आप उनके देखें तो उनके अगर आप बयानात निकालें तो वो बैक वक्त अलग अलग बातें कर रहे हैं। यानी वो एक ही वक्त में ऑपरेशन के साथ भी हैं, सेम टाइम में वो मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ भी हैं, सिक्योरिटी एजेंसियों को दहशतगर्दों का मददगार भी कहते हैं और फिर उनकी तारीफ भी करते हैं। फिर वो फ़ौज के इख्तियारात महदूद करने की बात भी करते हैं। फिर सिक्योरिटी फोर्सेज जो मौजूद हैं वहाँ पे फ़ौज उन्हें अपने मेहमान भी करार देते हैं और उनकी हिफाजत की भी बात करते हैं। मादनियात पर पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और है और अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ कुछ और है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। चंद घंटों में बड़े अजीब तरीके से अलग अलग बयान दिए। यानी उन्होंने कहा कि फ़ौज और अवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ये किसने कहा? अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फ़ौज और अवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ये गंडापुर ने कहा। और उसकी वजह वो फौजी क़यादत के फैसलों को करार देते। अब वो कह रहे हैं कि साजिश हो रही है कि अवाम और फोर्सेज के दरमियान अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है, मिलकर ऐसे लोगों को बेनकाब करना है। यानी एक दिन पहले खुद ही एक बात कर रहे हैं, अगले दिन कह रहे हैं नहीं ये साजिश है। तो क्या एक दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब साजिश कर रहे थे? यानी मुझे बहुत हैरत हो रही है कि गंडापुर साहब को क्या हो गया और वो खुद भी कंफ्यूज हैं। ऐसा लगता है वो समझ नहीं पा रहे कि उनको क्या कहना है और क्या नहीं कहना। मुराद सईद साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दोनों इमरान खान के काबिले एतबार साथी हैं। इमरान खान साहब के दो ऐसे साथी जो अगर आप कहें खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब के करीब रहे, जिन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा एतमाद किया, तो यानी दो, बाकियों में से दो और बहुत सारे हैं। झगड़ा साहब पे इमरान खान साहब को बड़ा भरोसा है और बहुत सारे दोस्त हैं उनके इमरान खान साहब के। जुनैद अकबर पे बड़ा वो भरोसा करते हैं, बाकी लोगों पे भी करते हैं। लेकिन अली अमीन और मुराद सईद की एक जगह है। अब मुराद सईद बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन लेते हैं, अली अमीन बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन ले रहे हैं। दोनों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो मुराद सईद के मौक़िफ़ के करीब तर है। मुराद सईद ने कहा, मेरे पाकिस्तानियों, आपको अंदाज़ा नहीं कि मार्टर गोलों, गनशिप, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स के साए में अमन की आवाज़ उठाना कितना मुश्किल है। बंदूक की नाली के सामने अदम तशद्दुद का नारा बुलंद करने के लिए कितनी जुर्रत दरकार होती है। बाजोड़ के अमन के लिए निकलने वालों को सलाम। अमन के लिए मुत्तहिद करने वाले बगैर इश्तिहार और बैनर पोस्टर के मुहिम कैसे चलाते हैं? जब रियासत ही अमन के बजाय जंग का फैसला कर चुकी हो तो फिर जंग रोकना और अपने घर बचाना कितना मुश्किल टास्क है। इसलिए आप सबसे दरखास्त है कि अमन का साथ दो और जो साथी ये मुश्किल तरीन काम कर रहे हैं उनकी आवाज़ बनो। अगर ये कामयाब हो गए तो इनकी कोशिश आपके घरों को भी इस आग से बचा लेगी जिसकी तपिश ने हमारे घर राख कर दिए थे, तो झुलसे आपके आंगन भी थे। ये उन्होंने बताया कि जिरगों का क्या मामला है और इससे पहले कौन कौन से तरीक़ों से लड़ाइयाँ पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई आवाम के ऊपर, और अब किस किस तरीके से जिरगों का उन्वान देकर क्या क्या हरकतें की जा रही हैं, और सेफ हाउसेज के अंदर किस तरह 5 अफराद ने मिलकर मीडिया को जिरगे के टिकट जारी करवा दिए कि जनाब जिरगा हो गया है। तो अमन तहरीक के ऊपर उन्होंने जोर दिया। फिर उन्होंने कहा कि लाखों लोगों की मौजूदगी में बीच चौक गूंज रहा है जो बयानिया है अवाम का कि ऑपरेशन नामंजूर, डॉलरी जंग नामंजूर, वसाइल पर कब्जा नामंजूर, नया तजर्बा नामंजूर। कौम नोट कर ले कि
जो है कौम को अब ये कोशिश करनी पड़ेगी। मुश्किल तरीन हालात में हमने तहरीक चलाई है और अभी तहरीक चलानी है। साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि उनके नाम पर आपको वोट मिला है, इसलिए वाज़ेह तौर पर बता दूं कि अमन पर कोई समझौता नहीं, कौम पर कोई समझौता नहीं। शानदाना गुलजार साहिबा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, ये बड़ा सख्त उनका स्टेटमेंट है शानदाना गुलजार का, और उनका जो दावा है ना, ये बड़ा खौफनाक दावा है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने स्वात सर्किट हाउस में डॉक्टर अमजद के पास अपने लोग भेजे और ये पैगाम दिया या ये कहा कि इमरान खान को पाकिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा से ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि तालिबान को दोबारा से सूबे में वापस ले आओ 3 साल के लिए। ये शानदाना गुलजार ने इंकशाफ किया। देखिए, अब ये जो गंदे कपड़े हैं ना, ये खुद ही उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किए थे। इमरान खान साहब के दौर में जब इसके ऊपर मीटिंग हुई, जब ये फार्मूला बाजवा साहब ने दिया कि तालिबान को वापस लाकर बसाना चाहिए, मामलात को नॉर्मलाइज करना चाहिए, तो इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर इसको हुकूमत ने इसके ऊपर मीटिंग की और फैसला ये हुआ कि ऐसा नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर मज़ीद मुशावरत होगी और इसकी मुखालफत बड़े पैमाने पर उसके अंदर हुई, लिहाजा इस सिलसिले को रोक दिया गया। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को रिजीम चेंज के जरिए तब्दील करके पीडीएम की जमातों को लाकर बिठा दिया गया, फिर इसके ऊपर दोबारा मीटिंग्स हुई। अब एक बड़ा ज़बरदस्त एक दावा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो ये कहते हैं कि आप लोग सारे ये कहते हैं कि इमरान खान ने दहशतगर्दों को लाने का फैसला किया था, तो उसने कहा ठीक है, आप मिनट्स निकाल दें उन मीटिंग्स के, जो मिनट्स इमरान खान के दौर में मीटिंग हुई थी उसके भी निकाल लें, आपके पास है ना, हुकूमत आपके पास है, और जो आपके दौर में मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स भी निकाल लें, और दोनों को पढ़ के आप देख लेंगे किसने फैसला किया और किसके फैसले के बाद तालिबान पाकिस्तान आए या दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो पाकिस्तान वापस आए, इनको कौन लेकर आया। तो गंडापुर साहब ने नाज़रीन मना किया था कि अब कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा, दफ़ा 144 का निफाज जो है वो डीसीज नहीं करेंगे जब तक कि होम डिपार्टमेंट की जानिब से इजाज़त नहीं आएगी। तो अब इंटरेस्टिंगली होम डिपार्टमेंट ने बाकायदा वज़ीरिस्तान के कुछ इलाकों में दोबारा से कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। उनका ये कहना है कि मिलिट्री की कोई नकलो हरकत है और उस नकलो हरकत की वजह से अब यहाँ पे कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। यानी एक दिन पहले वज़ीर आला कुछ और कह रहे थे, बड़े ज़ोरदार तरीके से कह रहे थे, और एक दिन के बाद जो है वो मामला किसी और तरफ चला गया। आज के दिन में नाज़रीन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिस होटल में होनी थी वहाँ जनाब ताले लग रहे हैं और अजीबोगरीब किस्म की, यानी ये हुकूमत की मुझे समझ नहीं आती। इमरान खान साहब के दौर के अंदर कभी भी उन्होंने ऐसे मना नहीं किया था। ये कॉन्फ्रेंसेस करते थे, सेमिनार्स करते थे, आपस में मीटिंग्स करते थे, ये सारी चीज़ें होती थी इमरान खान साहब के दौर में, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया जा रहा और इसके ऊपर रोला पड़ा हुआ है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया, इसके ऊपर जुनैद अकबर साहब ने स्टेटमेंट दिया, इसके ऊपर जो है वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने स्टेटमेंट दिया कि ये बड़ी सख्त ज़्यादती है, ऐसा कभी भी किसी जमात के दौर में नहीं हुआ जो अब किया जा रहा है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं जी हम इकट्ठे होंगे, हम सारे आएंगे और इसके ऊपर ज़रूर वहाँ पे बात करेंगे। हम सुबह इकट्ठे होने के बाद यानी आज के दिन में इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर फिर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। नादरीन, एक पाकिस्तान की इंतहाई दुखी दास्तान है, बड़ी तकलीफ दे दास्तान है, क्योंकि 20 साल गुजर गए आमना मसूद जंजुआ साहिबा को, इनके शौहर को लापता किया गया था आज से 20 साल पहले। अब 20 साल गुजर गए हैं आमना मसूद जंजुआ साहिबा के शौहर को लापता हुए, मसूद अहमद जंजुआ साहब। और ना सिर्फ मसूद अहमद जंजुआ साहब को लापता किया गया था बल्कि रावलपिंडी से ही इनके साथ फैसल फराज साहब को भी जबरी तौर पे लापता किया गया था। और 2 दहाइयाँ गुजरने के बाद आज 20 साल गुजर गए, इनका कुछ पता नहीं। ज़रा ये लापता करने वाले, जबरी तौर पे गुमशुदा करने वाले एजेंसियों के लोग ज़रा ये सोचें कि अगर उनको लापता कर दिया जाए या उन्हें जबरी तौर पे गुमशुदा कर दिया जाए तो उनके घर वालों के ऊपर क्या गुजरेगी। ये 20 साल एक अजाब की तरह गुजारे होंगे उनके घर वालों ने। जंजुआ साहब की गोद में जिस बेटी की तस्वीर है ना, आज वो अपने बाप की तस्वीर हाथ में पकड़ के, उनकी बेटी जो है वो कोशिश कर रही है, आयशा मसूद जंजुआ, ये उनकी बेटी है, और ये बेचारी आज भी अपने बाप को ढूंढ रही है, कोशिश कर रही है। 20 साल हो गए, कितनी तकलीफ इन लोगों ने 20 साल में काटी होगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का इसके ऊपर स्टेटमेंट भी आया और पाकिस्तान से उन्होंने फिर मुतालबा किया कि इन लोगों को बाजियाब किया जाए और ये जुल्म और ज़्यादती बंद की जाए। लेकिन ज़्यादती सिर्फ ऐसे नहीं हो रही, ये हुकूमत हर जगह हर पैमाने पर ज़्यादती कर रही है। मिसाल के तौर पे किसानों के साथ इन्होंने क्या किया, अगर ये खबर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। जिन्होंने तबाही फेरी है पाकिस्तान के किसानों की, किसानों का जो टोटल नुकसान मौजूदा हुकूमत ने ये पहले 6 माह में कर दिया है ना,
वो है 1260 अरब रुपए से जायद का, यानी 1260 अरब रुपए से जायद का नुकसान इन्होंने किसानों का किया 6 महीने में। गंदम में नुकसान, चावल में नुकसान, मकई में नुकसान, गन्ने में, हर चीज में नुकसान होता है किसान को। और अभी गन्ना आ रहा है, उसका नुकसान जब साथ डालेंगे और जो बाकी नुकसान साथ आएंगे तो आपको अल्टीमेटली पता चलेगा कि किसान की इन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। ऐसा जुल्म किया इन्होंने किसानों के साथ, ऐसा जबर किया। और ये जुल्म करने वाले एक अपनी मस्ती में जिंदगी जी रहे हैं। मरियम नवाज ने अपने अब्बा जी की तस्वीर लगाई है और साथ लिखा है वॉकिंग डाउन द विक्ट्री लेन, आगे दिल बना दिया है माशाल्लाह। ये मियाँ साहब फिर रहे हैं जनाब, ठोडी के नीचे मास्क लगाया हुआ है, एक लाइट डार्क चश्मा पहना हुआ है, एक बड़ा सा कोट पहना हुआ है और जेबों में हाथ डाले हुए हैं। और कैमरे को ब्यूटी पे रख के मियाँ साहब की जनाब फोटो निकाल के एक डाल दी मरी से कि वॉकिंग डाउन द विक्ट्री लेन। मियाँ साहब को लोग अल्लाह अल्लाह करके भूलते हैं, लोग मियाँ साहब को बदुआएं देना बंद करते हैं, ये साथ ही कोई ना कोई मियाँ साहब की फ़ोटो लगा के फिर बदुआओं का सिलसिला शुरू करवा देते हैं। यानी 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म का ये वक्त आ गया है कि आज उसका कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं है, तो उसकी बेटी को थोड़े दिन बाद फ़ोटो लगानी पड़ती है अपने बाप की, कि लगा के दुनिया को बताया जनाब ये आदमी भी 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है। बेड़ा गर्क कर दिया नवाज शरीफ की सियासत का इनके ख़ानदान ने। भाई ने और बेटी ने मिल के इस कदर जूता पॉलिश किया, इस कदर एस्टेब्लिशमेंट की टाउटगिरी की कि इन्होंने नवाज शरीफ की वो सियासत जिसके अंदर थोड़ा बहुत कभी कभी एलिमेंट आता था मुज़ाहमत का, वो बर्बाद करके रख दी। आज नवाज शरीफ साहब को लोग एस्टेब्लिशमेंट के एक चमचे से ज़्यादा नहीं जानते, जिसको 3 मरतबा एस्टेब्लिशमेंट ने लाके इक़्तिदार में बिठाया, उसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं है। उन्होंने अपनी पहचान को बर्बाद कर दिया मियाँ साहब ने। नाज़रीन, इस वीलॉग को यहाँ रोक देते हैं, खबरें और हैं मेरे पास, लेकिन आपके साथ नेक्स्ट वीलॉग में शेयर करूँगा मैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।